इनके पास तमाम हथियार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल सरकार को आएगी। लेकिन संभावना बन सकती है अगर विपक्ष थोड़ा अग्रेसिव होके आता है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं और विपक्ष जिस प्रकार से देख रहा है कि विपक्ष मुद्दा उठाएगा राम मंदिर चोरी का, विपक्ष मुद्दा उठाएगा विदेश नीति का, विपक्ष मुद्दा उठाएगा एथनॉल का, विपक्ष मुद्दा उठाएगा पर्चा लीक का, जिस तरह से जंतर मंतर पे वांगचुक या आमरण अनशन पे है, इस तरह का मुद्दा भी हाउस में उठेगा। तो विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार उनको कितना ध्यान देती है मुद्दों पे, ये देखना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ केपी मलिक जी वंश पत्रकार जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM पर। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, शरद पवार जिस तरह से उनका रुख दिख रहा है, सुप्रिया सुले जिस तरह का बयान दे रही हैं, और चूंकि अब 20 तारीख से संसद भी शुरू होने वाला, परिसीमन को लेकर जो है हलचल तेज हो गई है। क्या शरद पवार पलटी मारने वाले, इस तरह की खबरें चलने लगी? क्या है इसके पीछे? देखिए हिमांशु, अगर हम पिछले कुछ सालों से भारतीय राजनीति को देखें तो हमने ऐसी अनिश्चितताएं और ऐसी अनोखी चीजें होते हुए देखी हैं जिनको कभी सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे अनोखे इतिहास भारतीय जनता पार्टी और उनके तथाकथित चाणक्य ने बनाए हैं। क्या आप सोच सकते थे कि इस प्रकार से ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी? क्या आप सोच सकते थे इस प्रकार से आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? तो ये जिस तरह से चीजें हुई हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने देखा कि पार्टी को तोड़ा गया, सबसे पहले शरद पवार की पार्टी को ही उनके भतीजे के द्वारा तोड़ा गया और आज पार्टी टूटी हुई है। उसमें से चंद सांसद अभी शरद पवार के साथ हैं। और देखिए, शरद पवार की एक्टिविटी अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में, जिस प्रकार की रही है, वो कांग्रेस से टूट के गए और लगातार वो केंद्र की सरकारों से समझौता करते रहे हैं और बार्गेनिंग करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा नेता और इतना अच्छी पकड़ रखने वाला नेता महाराष्ट्र में, वो बहुत ऊपर उसको जाना चाहिए था, उसको प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए था। उस कड़ी में आपने देखा कई बार मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए। लालू यादव का नाम भी चर्चाओं में रहा। पीछे नीतीश कुमार की चर्चाएं भी चली, हालांकि वो जब एनडीए में वो तमाम चीजें हुई, ममता बनर्जी और ये सब मामला हुआ, तो नीतीश कुमार दूर हो गए। तो कभी हमने ऐसी चर्चा चलते हुए नहीं देखी कि शरद पवार को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये शरद पवार की एक बहुत बड़ी कमी है कि वो कई बार छोटी चीजों पे बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो आज इस तरह की 2 दिन से चर्चाएं दिल्ली में चल रही हैं कि जिस प्रकार से सुप्रिया सुले का एकाएक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि भाई हमें अगर 50% देते हैं तो हम विचार कर सकते हैं। तो एकाएक सुप्रिया का बयान आना ये जताता है कि कहीं ना कहीं बातचीत एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, सत्ता दल के साथ इनकी चल रही है। और अगर ये एनडीए के साथ जाते हैं तो हमें कोई हैरत, कोई आश्चर्य होगा नहीं, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में सांसद जा सकते हैं, पार्टियां टूट सकती हैं, तो शरद पवार अगर एनडीए के साथ चले जाते हैं, कोई अनोखी बात मुझे नजर नहीं आती। कांग्रेस इस बात को लेके तैयारी कर रही है, जो है अपनी स्ट्रेटजी बना रही है कि जिस प्रकार से ये महिला बिल के साथ परिसीमन बिल लाए थे और ये उसमें फेल हो गए थे, ये इस बार भी उसमें कामयाब ना हो, वो भी एक अपनी तैयारी कर रही है। उन्होंने भी मीटिंग एक बुलाई है। लेकिन बात यह है कि क्या अमित शाह को वो रोक पाएंगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तल्खी चल रही है कांग्रेस के और दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके बीच में, चाहे वो तमिलनाडु का डीएमके हो, उनके बहुत अच्छे संबंध अभी कांग्रेस के साथ नहीं है, तो क्या कांग्रेस के साथ, विपक्ष के साथ रहेंगे या उनके भी कुछ लोग जा सकते हैं? दूसरा, अगर हम हाल में उत्तर प्रदेश में देखें तो आज की डेट में जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी चल रही है, तो इस पे भी आशंका होती है कि क्या राहुल गांधी के और अखिलेश के रिश्ते या किस प्रकार के हैं अभी। तो क्या इस तरह का निर्णय या कहीं वो कांग्रेस से अलग रहने का निर्णय ले सकते हैं क्या? तो अगर अखिलेश यादव कांग्रेस से अलग होने का या रहने का निर्णय ले लेते हैं,
तो ऐसे में परिस्थितियां बनेंगी तो भारतीय जनता पार्टी को तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार एक बिल पे ममता बनर्जी ने ऐसा निर्णय ले लिया था कि ना हम विपक्ष के साथ रहेंगे ना सत्ता के साथ रहेंगे, तो उनके लोग वॉकआउट कर गए थे। तो आपने एक हिसाब से सरकार का ही जो है समर्थन किया था। तो कहीं ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव भी जा सकते हैं क्या, ऐसी आशंकाएं दिल्ली में व्यक्त की जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसको विस्पर कर रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं कि इस तरह की चीजें हैं और अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मानसून सत्र में किस तरह की रणनीति बनती है, कौन कौन साथ में आता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे 360 का जो जादुई आंकड़ा है, 2/3 बहुमत बनता है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मुश्किल पिछली बार हो रहा था और वो अब लगभग इस आंकड़े के, इस जादुई आंकड़े के करीब है और लगभग 6 सांसदों की कमी उनको पड़ रही है। 6 सांसद उनके लिए जुटाना कोई बहुत बड़ी बात दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो शरद पवार के टच में है और शरद पवार के लोगों को लेना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है, शाम धाम दंड भेद, आपने देखा आज एक राज्यसभा की सांसद हैं वेस्ट बंगाल की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आप ये इस तरह से जो समर्थन जुटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के सामने विपक्ष मुझे बौना नजर आता है, कमजोर नजर आता है। अब क्योंकि विपक्ष के भी अपने अपने निजी स्वार्थ हैं, विपक्ष भी अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी राजनीति को देख रहा है, वो अपनी राजनीति के साथ समझौता नहीं करना चाहता है। अब जैसे आप उदाहरण लें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पे है, तो ऐसे में अखिलेश यादव क्या करें, वो कांग्रेस के साथ जाएं, तो कांग्रेस के नेता तो पहले ही कह रहे हैं कि हमें तो आधी सीटें चाहिए। तो क्या ऐसे में समझौता अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का हो पाएगा? और नहीं होता है तो कांग्रेस के साथ अगर आपकी अलग राहें होती हैं तो फिर सरकार आपके ऊपर डोरे डाल सकती है, सरकार इस फूट का फायदा उठा सकती है। तो उसमें क्या निर्णय सांसद लेते हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे अगर अमित शाह और सत्ताधारी दल ममता बनर्जी को तोड़ सकता है, आम आदमी पार्टी को तोड़ सकता है, शिवसेना को तोड़ सकता है, शरद पवार पे डोरे डाल सकता है, तो समाजवादी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और तमाम ऐसे सांसद हैं, कोई दागी सांसद भी हैं, किसी की फाइल है, किसी का कुछ है और कुछ नहीं है, तो आप जो है ईडी भेज के आप प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि किसी के ऊपर दबाव बनाना, किसी के ऊपर किसी को तोड़ लेना इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर पूरे देश के सांसद टूट सकते हैं तो यूपी के सांसद नहीं टूटेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को जरूरी नहीं समझा है, इसलिए शायद उन्होंने उत्तर प्रदेश का रुख नहीं किया है। लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो ये भी करेंगे। आप दूसरा अगर आप देखेंगे जिस प्रकार के हालात देश में चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसकी कोई चिंता नहीं है। तमाम जिक्र आप करिए, चाहे आप ईरान का और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध देख लीजिए, चाहे आप देश में आंदोलन चल रहे, वो किसानों के आंदोलन हो, वो जो है छात्रों के आंदोलन हो, सरकार को किसी की चिंता नहीं है। सरकार सिर्फ अपना जुगाड़ लगा रही है कि परिसीमन कैसे हो और उसी पर फोकस किए हुए है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया है कि जनता के हित के लिए हम ये 5 बिल पेश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं आया। बस चर्चा 2 ही बिलों की चल रही है, महिला बिल और परिसीमन बिल लेके ही आएंगे। ये सरकार की जैसे जिद सी दिखाई दे रही है। तो इसमें यह है कि जो साउथ के अभी डिपेंड करता है, अभी उन्होंने अपना रुख क्लियर नहीं किया है, जैसे डीएमके वगैरह है, और डीएमके अगर कुछ दिखाता है कि वो किधर जाएगा, और वो भी कितना टिकेगा, क्योंकि उसके भी बहुत मधुर संबंध कांग्रेस के साथ नहीं है। तो डिपेंड करता है कि विपक्ष जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, क्योंकि देखिए इनके पास तमाम हथियार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल सरकार को आएगी, लेकिन संभावना बन सकती है अगर विपक्ष थोड़ा अग्रेसिव होकर आता है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं। और विपक्ष जिस प्रकार से देख रहा है कि विपक्ष मुद्दा उठाएगा राम मंदिर चोरी का, विपक्ष मुद्दा उठाएगा विदेश नीति का, विपक्ष मुद्दा उठाएगा एथनॉल का, विपक्ष मुद्दा उठाएगा पर्चा लीक का, जिस तरह से जंतर मंतर पे वांगचुक आमरण अनशन पे है, इस तरह का मुद्दा भी हाउस में उठेगा। तो विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार उनको कितना ध्यान देती है मुद्दों पे, ये देखना जरूरी है। जी बिल्कुल सर।
और दूसरी तरफ जो है दिल्ली में ही क्योंकि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है आज, काफी दिन हो गए हैं सोनम वांगचुक को धरने पर बैठे हुए, और साथ ही साथ उनकी हेल्थ भी डाउन हो रही है। 20 तारीख को ये कहा जा रहा है 20 जुलाई को संसद कूच करना है। अब वो भी अपने आप में एक बहुत अहम चीज कड़ी जुड़ रही है कि 20 तारीख से ही पार्लियामेंट शुरू होगा, जहां पर सदन के अंदर हंगामा रहने के आसार है, तो सदन के बाहर भी अब हंगामा होगा जब सोनम वांगचुक को समर्थन देने वाले तमाम छात्र जो है संसद तक कूच करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त भी क्या परिस्थितियां बनेंगी। और सोनम वांगचुक को लेकर एक धड़ा ये कह रहा है कि सरकार तब जागेगी जब सोनम वांगचुक नहीं रहेंगे। क्या क्या जो जीडी अग्रवाल के साथ में हुआ, क्या वैसा ही सोनम वांगचुक के साथ भी होगा? लेकिन होगा तब भी क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी क्या? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें पहले भी हम इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत सीरियसली इस मामले को ले रही है। अगर वो इतना सीरियसली लेते तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक हो चुका होता। सरकार उनको बहुत ज्यादा सीरियस ले नहीं रही है। सरकार को चिंता भी नहीं है, क्योंकि सरकार को लगता है कि हमारा वोटर पक्का है, हम कुछ भी करें। अगर उस वोटर को, अगर उस समर्थक को राम मंदिर में चोरी से, राम मंदिर में डकैती से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको एक वांगचुक के मर जाने से क्या फर्क पड़ेगा। शायद ये मानसिकता सरकार की हो चली है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि 20 तारीख को पार्लियामेंट शुरू होगी और 20 तारीख को ही ये संसद मार्च करेंगे। देखिए, मैं जितने दिनों से देख रहा हूँ और खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनी है, तब से जंतर मंतर का और धरनों का कोई मतलब नहीं रह गया है। पहली बात तो वहां पे इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वहां पे फालतू आदमी जा ही नहीं सकते। वहां चंद छात्र आज बैठे हुए हैं, बाहरी लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा क्या होता है कि वहां पे एक नियम बनाया हुआ है कि जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होती है, ऑटोमेटिकली धारा 144 उस एरिया में शुरू हो जाती है। तो वहां पे धारा 144 का मतलब आप जानते हैं, अगर 5 लोगों से अधिक एक साथ लोग आते हैं तो उनको तत्काल पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो जंतर मंतर से मूव कर पाएंगे, जंतर मंतर से ये लोग क्या पार्लियामेंट तक जा पाएंगे, इस पे हमें संशय है। उससे पहले इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा या इनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। मैं आपको 2021 और 2020 का वाकया बताता हूं, जब ये कोरोना चल रहा था और कई पत्रकार मारे गए थे, कई पत्रकार मर गए थे। हमने पत्रकारों को राहत देने के लिए खुद पत्रकारों का एक जो है मोर्चा लगाया था, और मोर्चे का ये था कि हम पार्लियामेंट मार्च करेंगे। और पार्लियामेंट कब शायद चल भी नहीं रही थी या चल रही थी, तो हमें प्रेस क्लब तक जाने का बहुत मुश्किल से परमिशन पुलिस ने दी थी, और हम लोग वहां प्रेस क्लब तक पहुंचे थे और सरकार से मांग की थी कि पत्रकारों के हितों की रक्षा की जाए। ज्ञापन हमने दे दिया था प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। हालांकि वो बात कुछ और है कि उसको कुछ आज तक नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से, और हम लोग चंद पत्रकार थे, मुश्किल से 60 से 70 की संख्या में पत्रकार रहे होंगे। वो बड़ी मुश्किल से हमें परमिशन मिली थी, क्योंकि उनको भी मालूम है कि पत्रकार हैं तो तोड़ फोड़ तो करेंगे नहीं, अनुशासन में अपनी तख्तियां लेके जा रहे हैं। तो इसलिए हमें पुलिस ने परमिशन दी थी, और जितनी संख्या हमारी थी उससे 2 गुनी संख्या पुलिस की थी। तो ऐसे में कोई पत्रकार अगर कुछ उधम करना भी चाहे, कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन छात्रों को इस तरह की कोई परमिशन मिलेगी, ये छात्र इस तरह का कर पाएंगे, मुझे इस पे उम्मीद कम है जी। अच्छा, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हम लोगों ने अभी जिक्र किया भी, अखिलेश यादव क्या तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने एक ट्वीट किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग वो ट्वीट है। उसमें वो बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने एक विदेशी कंपनी को हायर किया है जो जातिगत तौर पर उत्तर प्रदेश में टकराव पैदा करेगी, जिससे अखिलेश यादव को फायदा होगा। अब टकराव होगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, ये तो हमने सुना था, लेकिन टकराव होगा और अखिलेश यादव को फायदा होगा, ये कैसे? और ओम प्रकाश राजभर के इस वक्त ज्यादा एग्रेसिव होने के, ज्यादा बोलने के पीछे कारण क्या है? हालांकि वो उनको थाली का बैगन माना जाता है, जिस तरफ फायदा देखते हैं वो उस तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं उसके क्या मायने हैं? क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था सपा टूटने वाली है, बीजेपी के संपर्क में है विधायक, वो सारी बातें तो खारिज हो गई। हिमांशु, आप जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है बहुत बड़े ज्योतिष हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो पता लगा लेते हैं। अब आप ये देखिए कि उनको इस बात का पता लग गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहते हुए कि अखिलेश यादव ने एजेंसी हायर कर ली है
और एजेंसी एक्टिव हो गई है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए उनका सूचना तंत्र कितना पक्का है, जबकि शायद ये योगी जी को और उनके मंत्रालय को, उनके मुख्यालय को और मुख्यमंत्री के दफ्तर को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन राजभर जी को पता लग गया है और उन्होंने ट्वीट भी कर दिया और मीडिया को भी बता दिया। लेकिन इनको ये नहीं पता लगता कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, तो अगर इतना ज्ञान इनमें है, इतना इनका सूचना तंत्र बहुत बढ़िया है, तो जो एसआईटी लगी हुई है 3 दिनों से जांच कर रही है, तो जाके ओम प्रकाश राजभर जी पत्ते क्यों नहीं खोल देते? पुलिस के पास कई सारे ऐसे अनसुलझे केस हैं जहां पुलिस महीनों से, सालों से उलझी हुई है और वो तथ्य नहीं निकाल पा रही है, तो वो वहां क्यों नहीं अपने सेवाएं देते हैं ओम प्रकाश राजभर जाके, ताकि पुलिस की मदद की जा सके। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो ऐसे बदजुबान हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं, कहीं कुछ भी कर देते हैं और इनके तमाम हास्यास्पद बयान आते रहते हैं। आप ओम प्रकाश राजभर को छोड़िए, आपके सतीश महाना जी का जो हास्यास्पद बयान कल आया है, आपने देखा होगा कि वो ये कह रहे हैं कि मंदिर में जो चोरी हो रही है तो बहुत महत्वपूर्ण मामला नहीं है, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। जिन लोगों ने दुर्भावना से चंदा दिया था उनका चंदा चोरी हो गया है, और जिन लोगों ने अच्छी भावना से चंदा दिया था उनका चंदा चोरी नहीं हुआ। देखिए उनके पास कितना ज्ञान है, उनके पास तो और अंदर तक की सूचना है मंदिर की भी। तो आप ये देखिए कि ऐसी संकुचित दिमाग इनको बना दिया है। मोदी जी के पास कोई ऐसी जादुई ताकत है कि सबकी बुद्धि हर ली है इन्होंने, और ये बिना बुद्धि के लोग हो गए, कुछ भी बोलते हैं। आपको याद होगा कि मजदूरों ने मोर्चा निकाला था नोएडा में और अपनी मांगे वो रख रहे थे, और इन्हीं के एक मंत्री का बयान आया था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। यहाँ अनिल पुलिस को राजभर। पता नहीं लगा। हाँ, वो भी राजभर थे और ये भी राजभर हैं, तो आप ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर को देख लीजिए, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ इनका सूचना तंत्र बहुत जबरदस्त है। तो आप ये देखिए कि जहां पे मुख्यमंत्री के पास सूचना नहीं है, पुलिस के पास सूचना नहीं है, नोएडा पुलिस माथापच्ची कर रही है कि भाई इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, मजदूरों का नेता कौन है, कौन इनके पीछे है, पुलिस पता आज तक नहीं लगा पाई है। और उन्होंने वहीं बैठे बता दिया लखनऊ में कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और पाकिस्तान ने लाहौर से लेकर दिल्ली तक सीसीटीवी लगा दिए, तब इनको पता नहीं चला। तो भारतीय जनता पार्टी के खाली उत्तर प्रदेश के ही मंत्री नहीं, चाहे वो केंद्र के मंत्री हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के मंत्री हो, तमाम विद्वान और तमाम ज्ञानी लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। आपने देखा था भी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत विद्वान ज्ञानी सांसद हैं जो लगातार मोर्चा लेते हैं, और अखिलेश जी का बताया था उन्होंने कि 980 बार इनकी बातचीत हुई थी। उनके पास देखिए कितनी जल्दी आंकड़ा आ गया, और जब लगा उनको फंस गए तो माफी मांग ली। तो इनका कोई दीन ईमान है, इनकी कोई जबान का मतलब है? तो इस तरह के लोगों की बात करना मुझे लगता है बेमानी है। देश में जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, और आप ये देखिए जंतर मंतर पे जिस प्रकार से 22 लाख बच्चों का पर्चा लीक हुआ, उनकी मेहनत खराब हुई, कुछ बच्चों ने दोबारा भी परीक्षा दी है, और हमने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, सरकार की तरफ से उस पर कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया, सरकार ने उसकी तरफ से कोई क्षमा याचना नहीं की है, सरकार ने कोई नहीं कहा है कि हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो एक मजाक देश में चल रहा है। एथनॉल पे लोग कह रहे हैं भाई हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, ये इंजन पुराने इंजन है, उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, इससे चल नहीं पा रहे हैं, सरकार कुछ नहीं बता रही है, कह रही नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है, और अगर कोई ऐसी खबर करेगा तो उस पर FIR कर दो। आज ही हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे लोगों पे जो आवाज उठा रहे थे उन पर FIR कर दी। मतलब उनकी जबान बंद करो जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, ठीक करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अनोखा मामला इस सरकार में चल रहा है। तो चिंता की बात यह है कि देश में जो बड़े मुद्दे हैं, अब चाहे आप विदेश नीति की बात करें, चाहे देश नीति की बात करें, आज देखिए कि युद्ध चल रहा है, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, और हमारे कई सारे नाविकों को मार दिया गया है, और हमारी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने के लिए। आपको याद होगा कि बीच में अमेरिका ने गड़बड़ी की थी कांग्रेस सरकार में, तत्काल संज्ञान ले लिया था, और यहाँ का जो राजदूत था उसको तलब करके पूछा गया था, और जो उनको फैसिलिटी सिक्योरिटी दी गई थी तत्काल हटा ली गई थी। अमेरिका का दिमाग 1 मिनट में ठीक हो गया था। हम तो वक्तव्य भी नहीं दे पा रहे, हमें तो पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। चाइना भी हमें दबा रहा है, अमेरिका भी हमें दबा रहा है, हमें पता ही नहीं क्या है। अभी अमेरिका ये कह रहा है कि अगर आप रूस से तेल मंगाएंगे तो आपके ऊपर और पेनल्टी लगाएंगे, तो हमें क्या अमेरिका से पूछ कर 100%। तेल मंगाना पड़ेगा? तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार के जो अपने एजेंडे हैं वो किसी तरह से पास करने हैं, बाकी देश की समस्या हो, प्रदेश की समस्या हो,
उससे कोई सरोकार इस सरकार का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं।